देखो जो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपके पास ये है बच्चों, क्या है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 25 मेगाहर्ट्ज इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। ठीक है, व्हाट बी एट दैट पॉइंट। क्या पूछ रहा है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। आप लोगों के पास एक रिलेशन था बच्चों, E बाई बी किसके बराबर होता है, C के। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा बच्चों, E बाई C के बराबर हो जाएगा। अरे B को इधर ले जाओगे, C को नीचे ले आओगे, तो B क्या हो गया, E बाई C। E कितना बच्चों 6.3, इसका मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, डिवाइड बाई C 3 × 10⁸ 8। इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट को डालो तो ये 10 नीचे आ गया, 3 से काट दो तो 2 1, तो ये 21 × 10⁹9, 21 × 10⁹9। ठीक है, एक पॉइंट को हटाना चाहो तो लगा तो नहीं, 21 ही आ गया आपके पास, पॉइंट की जरूरत नहीं है। अब ये आगे मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास। ठीक है, अब उसने पूछा था डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन निकालने के लिए कल आपको एक ट्रिक बताई थी, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं बच्चों, E क्रॉस H से। ठीक है, और B की फॉर्म में लिखते हैं तो E क्रॉस B बाई म्यू नॉट, क्योंकि B क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट के बराबर होता है, म्यू नॉट H। B किसके बराबर होता है, म्यू नॉट H के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से S E इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलते जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बच्चों, J कैप, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपकी, अलोंग वाई एक्सिस में, तो क्या लिखोगे, E J कैप क्रॉस। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नहीं पता अभी। ठीक है, आपके पास कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रही है, इन फ्री स्पेस वेव ट्रेवल अलोंग एक्स डायरेक्शन। वेव की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में, तो ये आ गया एक्स आई कैप बराबर E J कैप क्रॉस। अब B यहाँ पे क्या ले कि यहाँ पे ये आई आ जाए, B की वैल्यू कितनी ले, यहाँ पे B की डायरेक्शन क्या के ले, यहाँ पे आई आ जाए, तो J क्रॉस K क्या होता है, I, तो क्या लिखोगे बच्चों, K कैप, तो E B J क्रॉस K, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, K कैप, मतलब Z डायरेक्शन, क्या आ जाएगी, Z डायरेक्शन। तो अब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर सकते हो बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाइट विद ए एरिया ऑफ फ्लक्स, लाइट क्वेश्चन है, लाइट विद एन एरिया विद एन एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स 18 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, विद एन एनर्जी फ्लक्स 18 वोल्ट पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर नहीं बच्चों सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, falls on a non-reflecting surface, falls on a non-reflecting surface at normal direction, at normal direction, at the normal direction। ठीक है, if the surface has an area, if the surface has an area 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना दे रखा बच्चों आपको, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय, फाइंड द एवरेज फोर्स exerted by, find the average force exerted by, exerted on the surface, exerted on the surface, on the surface
ऑन द सरफेस ड्यूरिंग टाइम 30 मिनट। फोर्स पूछा है बच्चों आपसे, क्या पूछा है? फोर्स। ठीक है, देखिए आपके पास क्या पूछा है उसने आपसे, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स 18। एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या है बच्चों? आपके पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों? पावर अपॉन एरिया। तो इसको एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इसको एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं इंटेंसिटी को। ठीक है, तो यूनिट से समझ आ रहा है, वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पावर की यूनिट क्या है? वोट। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये क्या दे रखी है? इंटेंसिटी दे रखी है। एनर्जी फ्लक्स का मतलब बच्चों ये क्या दे रखी है? आपकी इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 18 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए नॉर्मल डायरेक्शन इफ द सरफेस हैज एन एरिया। हाँ, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका आंसर सही है। नॉन रिफ्लेक्टिंग के इसलिए सही है। ठीक है बेटा, आपका आंसर सही, नॉन रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इफ द डायरेक्शन हैज एन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एवरेज टाइम फोर्स एक्सिटेड दिस टाइम। तो आपके पास आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैंने कल दो फॉर्मूले बताए थे आपको। एक तो मोमेंटम का, मोमेंटम क्या होता है देखो, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू dp बाई dt, सबको पता है। तो मैं इसको p बाई टी लिख दूं। ठीक है, तो फोर्स क्या आ जाएगा? p बाई टी। क्या बात कह रहे हो भाई? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया आपके पास? मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, अब मोमेंटम कैसे निकाल सकते हो आप यहाँ से? मोमेंटम कैसे निकालेंगे आप लोग यहाँ से? मोमेंटम का एक फॉर्मूला बताया था आपको, u बाई सी। मोमेंटम का एक फॉर्मूला कल करवाया था आपको, u बाई सी। एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी अपॉन में क्या था आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एक तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, और स्पीड ऑफ लाइट की तो मोमेंटम आ जाएगा, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर टाइम ना गिवन हो वहां से बच्चों, अगर टाइम नहीं गिवन है आपको, तो फिर देखो तब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं टाइम वो दे तभी आपका आंसर आए, सीधा भी आपके पास आंसर आ सकता है। एक तरीका तो ये बना कि फोर्स क्या होगा बच्चों? मोमेंटम अपॉन टाइम, और मोमेंटम का फॉर्मूला था बच्चों एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मोमेंटम निकाल लो या p की वैल्यू पुट कर दो, t 30 मिनट दे रखा, डिवाइड कर दो। अगर टाइम ना दे रखा हो तो फिर कैसे करेंगे? आंसर तब भी वही आ जाएगा। क्या बनेगा आपके पास? इंटेंसिटी। आपने पढ़ा था प्रेशर। प्रेशर क्या था बच्चों? I बाई सी। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? I बाई सी। इंटेंसिटी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां से इंटेंसिटी, प्रेशर को क्या लिख सकते हो? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को क्या लिख सकते हो? फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी अपॉन में सी। ठीक है, तो फोर्स क्या बन गया? I बाई सी इंटू ए। तो यहां से भी देखो आंसर वही आएगा जो आपने शायद कोई दूसरे तरीके, इंटेंसिटी डायरेक्ट पुट कर दो 18, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, एरिया कितना दे रखा? 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को मीटर में मत करना भले ही, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी उतने से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आंसर वही 100 से 100 चेंज हो जाएगा। बाकी आप करके देख लेना, आंसर कट जाएगा। जैसे 18 अपॉन के, देखो मैं ये यूनिट पुट करके दिखाती हूँ, वॉट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आप इसको कन्वर्ट करो या मत करो, आंसर वही आना है फिर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एरिया। एरिया कितना दे रखा? 20। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये बना आपके पास यहाँ से 18, और ये है 10⁸8, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आया बच्चों 12 इंटू 10⁻⁻7। 12 इंटू 10⁻⁻7, ये आ गया आपका फोर्स। इस तरीके से भी यही आंसर आएगा आपका, इस तरीके से भी आंसर बच्चों आपका यही आएगा। तो ये क्या है? फोर्स आ गया आपका।
नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होता तो उसे दोनों आंसर आपके पास बोल, मेरे वही ध्यान रहा, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग के लिए था। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होता तो मैंने क्या कहा था, जनरल फॉर्मूला गामा आई बाई सी। मैंने कहा था कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है तो गामा की वैल्यू 2 ले लोगे, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड नहीं है तो गामा की वैल्यू 1 ले लोगे, और ट्रांसमिटेड है तो गामा की वैल्यू 0 ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये आंसर आपके पास आ गया फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन। तो इसको लोग 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। कंप्लीट रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 24 इंटू 10⁻⁻⁷। 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है तो 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। नोट करिए बच्चों, समझ आया क्वेश्चन या कोई डाउट है इसमें, बताइए। कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें, बताइए बच्चों, बोलो। कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में। चलो जल्दी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप इससे भी निकालोगे तो आंसर वही आएगा इस मेथड से। एनर्जी की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, इंटेंसिटी को कितने से मल्टीप्लाई, ये एनर्जी निकालोगे एरिया इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करके, एनर्जी यहाँ पे पुट कर दो तो सोल्व हो जाएगा, सी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो थोड़ा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा बनेगा, मुझे लगता है थोड़ा छोटा पड़ेगा, इसलिए मैंने इससे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इससे करके देख लेना। ठीक है, सिर्फ एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। बस इस एनर्जी को यहाँ पुट कर दो तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, हाँ सी, ये मोमेंटम आ गया, फिर इसको टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, नोट करिए। वैसे भी देखो आपके लॉजिकल वे से टाइम कैंसिल हो रहा है। देखो एनर्जी ये आ गई, एनर्जी को सी से डिवाइड कर दिया, एनर्जी को सी से डिवाइड करा तो मोमेंटम बन गया, फिर इसको टाइम से डिवाइड करा तो फोर्स बन गया। ये मोमेंटम, ये मोमेंटम आया, इसको टाइम से डिवाइड करा तो फोर्स, तो टाइम से टाइम तो देखो वैसे भी कैंसिल हो गया, और 2 बार आके, बस वो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं बुक्स में 2 बार, इसलिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी नोट हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक and magnetic field produced by the radiation produced by the radiation from a 100-watt bulb, from a 100-watt bulb at a distance 3 meter. Assume the efficiency of the bulb is, assume the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source, and it is a point source. कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन फ्रॉम द 100-watt बल्ब। एक 100 watt का बल्ब लगा दिया, जैसे यहाँ पे देखो ऐसी सिचुएशन बनी, ये एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये रेडिएशन एमिट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रेडिएशन 3 मीटर के डिस्टेंस पे, 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, एनी डिस्टेंस 3 मीटर। एफिशिएंसी कितनी है उस बल्ब की, 2.5%।
एफिशिएंसी कितनी, टोटल पावर का कितना है वो 2.5% है। एफिशिएंसी मतलब उसकी टोटल पावर की कितना वर्क करता है वो 2.5%। जितनी उसकी पावर है उसका 2.5% वो वर्क कर रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिक और पॉइंट सोर्स मानना है। क्या मानना है आपको? पॉइंट है सोर्स। तो क्या निकाला? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों क्या सोचो इस क्वेश्चन को, एक बार से माइंड में सोचो करना कैसे हो। क्या क्या गिवन है आपको गिवन है पावर, आपको गिवन है बच्चों पावर है आपके पास 100 वोल्ट, ठीक है। आपको डिस्टेंस दे रखी है, तो पॉइंट सोर्स है, देखो ये एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के कारण ऐसे सिमेट्री बनती जाएगी, देखो ऐसे सिमेट्री बढ़ती जाएगी। तो यहां से 3 मीटर, तो इस ये जो 3 मीटर का जो सर्कल बना, पॉइंट सोर्स के साथ सिमेट्री कैसी बनेगी बच्चों? स्फेरिकल। सिमेट्री कैसी बनेगी? स्फेरिकल। ये पता है आप सबको, ड्यू टू द पॉइंट सोर्स सिमेट्री इज स्फेरिकल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू पॉइंट सोर्स सिमेट्री कैसी होगी बच्चों? स्फेरिकल, ठीक है। तो रेडियस आर, देखो ये सिमेट्री बनती चली गई ऐसे, तो ये डिस्टेंस पे 3 मीटर, तो इसके लिए रेडियस कितनी, इस सोर्स से 3 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों? 3 मीटर। रेडियस कितनी होगी बच्चों आपकी? 3 मीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं स्फीयर का, 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर मतलब 3 का स्क्वायर। इन सबको सोल्व कर लो बच्चों, एरिया कितना आ जाएगा बताओ एक बार जल्दी से सोल्व करके। ये एरिया आ जाएगा 113 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लोगे आप लोग। अब देखो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या लिख सकते हैं? पावर अपॉन में एरिया। अब देखो एक छोटा सा ट्रिक आपको ध्यान है, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने करवाई थी आपके पास एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी की वैल्यू निकलवाई थी मैंने। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी बच्चों? एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू में सी, और जिसको हम क्या लिख सकते थे, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी। ये वैल्यू निकाली थी आप लोगों ने इंटेंसिटी की, बताओ निकाली थी या नहीं? निकाली थी ना। तो देखो अगर आपको इंटेंसिटी पता लग जाए, अगर आपको इंटेंसिटी की वैल्यू पता हो जाए, तो एप्सिलॉन नॉट पता है, सी पता है, तो ई आर एम एस निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी निकल जाएगी आपके पास। क्लियर में बात समझ आई मेरी? तो देखो यहाँ से इंटेंसिटी की वैल्यू क्या बनेगी? पावर अपॉन टाइम। पावर कितना बच्चों? 100। इसकी एफिशिएंसी कितनी? 25%। बेटा मैं सॉल्व करती हूँ, देखो 2.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इस पावर ऑफ 2.5% ऑफ पी, तो क्या लिखेंगे? 2.5 इंटू 100 डिवाइड बाई एरिया, एरिया 113, ये 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। 0.022 आ जाएगी वोट पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों? इंटेंसिटी। अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस थोड़ा सा ट्रिक पकड़नी थी कि क्या गिवन है और क्या निकालना आपको, ठीक है। बहुत अच्छी सॉलिड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये आपकी सारी। और आपकी बार जो नीट का पेपर हुआ था आपको उसमें लगभग पूरा बेसिक नीट पूछा हुआ था, बेसिक एनसीईआरटी आई थी वहां से, कुछ भी अलग नहीं था वहां पे, ठीक है। जल्दी नोट करिए, अब जल्दी से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो आपके पास इंटेंसिटी आ गई बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख लिया होगा डायरेक्ट में इसको यहां से। तो ये बना बच्चों आपके पास इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 0.022 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब ये टोटल इंटेंसिटी है, मतलब टोटल एनर्जी है बच्चों ये। अभी टोटल एनर्जी दो में डिवाइड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होती है, ऑसिलेट होती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट कैसे होती है? इन्वायरमेंट में जो आपकी रेडिएशंस मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है आपके पास? देखो बच्चों क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, वो एक दूसरे को जनरेट करते हुए आगे प्रोपेगेट करती है, ट्रांसवर्स नेचर लेती हुई। जैसे आप एक सोर्स से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकली, जब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, तो एक दूसरे को जनरेट करती हुई एक ट्रांसवर्स नेचर के रूप में वो क्या करते हैं, हमेशा मूव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास इंटेंस, तो ये बच्चा टोटल एनर्जी है, ये ध्यान रखना। और एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, हाफ किस में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसको 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, 1/2 I बराबर एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इंटू C। तो देखो ERMS का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 I एप्सिलॉन, उल्टा लिख दूं क्या, समझ नहीं आ रहा तो देखो 1/2 I एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट और C नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचा, ERMS का स्क्वायर, ERMS का स्क्वायर बराबर 1/2 I इंटेंसिटी कितनी, 0.022, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आप सबको 8.85 10⁻⁻12, C स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है बच्चों 3 × 10⁸। ठीक है, इन सबको यहाँ से सोल्व कर लो, ये ERMS का स्क्वायर है, ध्यान रखना, ये ERMS का स्क्वायर, अभी मैं इसको ही सोल्व करूंगी, इस सारे को यहाँ से बच्चों सोल्व कर लो, तो ERMS के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8.286, इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.286, और ERMS की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जब ERMS निकालोगे तो आ जाएगी 2.9 वोल्ट पर मीटर, तो ये ERMS आ गई। पीक वैल्यू निकालनी है तो ERMS क्या होता है बच्चों, E0/√2। ठीक है, तो E0 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका √2 इंटू ERMS। ठीक है, तो E0 की वैल्यू आ गई √2, ERMS कितना था 2.9। ठीक है, तो ये आ जाएगी पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ आए बच्चों, नोट करिए जल्दी से इतना। हम इंटेंसिटी को हाफ क्यों लिया, देखो बेटा ये टोटल इंटेंसिटी थी, ये टोटल एनर्जी थी, सोर्स से निकलने वाली टोटल एनर्जी थी। जब सोर्स से एनर्जी निकली तो आपके पास ऐसे चली वो, तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो हाफ एनर्जी क्या माना आइडियल कंडीशन के लिए, हालांकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होता है कि हाफ एनर्जी किस में डिवाइड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाफ एनर्जी किस में डिवाइड होगी, मैग्नेटिक फील्ड में। बताइए बात आई समझ में या नहीं आई, आ गया मैम, ठीक है, यस मैम, हाँ जल्दी नोट करिए। अब मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ है ही नहीं, यही लिख दूं, थोड़ा सा गुजर तो नहीं हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ERMS बाई BRMS C के बराबर, तो BRMS क्या हो जाएगा, ERMS बाई C, तो यहाँ से ERMS की वैल्यू कितनी थी बच्चों, ये रही 2.9, तो 2.9 को C से डिवाइड कर दोगे तो BRMS आ जाएगा, और BRMS क्या होता है बच्चों, B0/√2, तो B0 क्या हो जाएगा, BRMS इंटू √2, तो यही पूछा था उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नोट करिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, a light beam traveling in the x direction, a light beam traveling in the x direction, light beam traveling in the x direction is described by the electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई इज इक्वल टू 270 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी. An electron is contained. An electron is constrained. An electron is constrained to move along y direction. Constrained to move along y direction with speed 2 into 10 raised to the power 7 meter per second. Find the maximum electric force and magnetic force in the direction. Find the maximum electric force and the magnetic force. Find the maximum electric force and the magnetic force. ठीक है. On the direction. क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपसे. ए लाइट वेव है, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी दे रखी है वाई डायरेक्शन में. तो अब इससे बात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? जेड डायरेक्शन में. समझ आ गया हमें सीधा सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में और वेव किधर जा रही है? एक्स डायरेक्शन में. तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? जेड डायरेक्शन में. इतनी बात तो क्लियर हो गई हमें. वैसे ई वाई दे रखा है बच्चों उसने 270 साइन, ये वेव की इक्वेशन ही है, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी. देखो उसी को मॉडिफाई करके लिख दिया, घबराने की कोई बात नहीं है. जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों वेव की? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, ओमेगा को बाहर ले लो तो क्या बना? ई नॉट साइन, ओमेगा बाहर ले लिया, क्या बचा? टी माइनस के बाई ओमेगा. ये ओमेगा इसके नीचे इंटू एक्स. ठीक है, के बाई ओमेगा को सी लिख सकते हैं. देखो कैसे, के की वैल्यू क्या होती है? के बाई ओमेगा. के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा. के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी. 2 पाई बाई टी, 2 से 2 कैंसिल. ठीक है, तो देखो टाइम अपॉन क्या है? के बाई ओमेगा. ठीक है, टाइम अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम, उल्टा बना. डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? स्पीड. अरे उल्टा रेसिप्रोकल आ रहा है ना ये, तो 1 बाई सी लिख सकती हूँ ना मैं इस चीज को. अरे मैं उल्टा लिख दूं, ओमेगा बाई के लिखूं तो क्या बनेगा? लैम्डा बाई टी. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट. लैम्डा वेवलेंथ डिस्टेंस को ही तो बता रहा है अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड. तो ये आया सी. तो के बाई ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 बाई सी. के बाई ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 बाई सी. बस मॉडिफाई करके लिख दिया. तो इसको जो आप मॉडिफाई करके लिखोगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, यही तो लिखा हुआ है देखो ऊपर. तो इसलिए पहले देख के नहीं घबराना, पहले थोड़ा सा उल्टा चेंज करके लिख देता है कई बार. ठीक है, तो जर्नल वेव की इक्वेशन को सॉल्व करके देख लिया. ठीक है, तो ये वही जर्नल वेव की इक्वेशन, कुछ अलग से नहीं दिया कि आप सोचो कुछ अलग से दे दिया उसने. अब देखो ये बच्चों जर्नल इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं ई नॉट, तो ये ई नॉट की वैल्यू है या नहीं है? अरे ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, ये जनरल वेव की इक्वेशन है. तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 270. ई नॉट कितना बच्चों आपका? 270. ठीक है, अब आपने उसने पूछा क्या आपसे? पूछा है उसने आपसे एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन बच्चों. कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन. जैसे मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि तुम्हें इसी डायरेक्शन में खड़ा होना है, तो कंस्ट्रेंट कर दिया मैंने आपको. ठीक है, तो उसी चीज के लिए बात कर रहा है आपके पास. कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था +1 के अंदर आपको वैसे भी. अरे जैसे फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करी थी 3k माइनस n 9th यूनिट में. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3k माइनस n. n क्या बताता था? कंस्ट्रेंट मोशन. k क्या बताता था आपका? कंस्ट्रेंट मोशन बताता था. n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता था. ठीक है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी. ठीक है, चलो उसके बाद बात. कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन ओनली. ठीक है,
टू मूव अलोंग वाई डायरेक्शन विद ए स्पीड दिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस स्पीड से। पूछा क्या मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो पीक वैल्यू लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अरे पीक मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इसी यहाँ से क्या लिख सकते हो, सी को क्या लिख सकते हो, ई नोट बाई बी नोट, सी इज इक्वल टू ई नोट बाई बी नोट। तो बी नोट किसके बराबर हो गया, ई नोट बाई सी, ई नोट बाई सी। तो बी नोट क्या है बच्चों, ई नोट कितना आपका 270, इसको सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से डिवाइड कर दो, 3 से 9 पे कैंसिल, 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना है 9 × 10⁻⁻7। ये आ गया आपके मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आ गई, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पूछा है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बताओ, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दे रखा है उसने, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग वाई डायरेक्शन। तो हमें चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसने 270, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया बच्चों यहां से। अगला क्या पूछा उसने, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बच्चों, एफएम क्या होता है, एफएम क्यूवीबी, क्यूवीबी। तो देखो ये बी नोट पता है हमें, यहाँ पे क्यू कितना 1.6 × 10⁻⁻19, बी स्पीड दे रखी है उसे 2 × 10⁻7 और बी 9 × 10⁻7। जो कटता है वो काट दो, तो ये क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। यही पूछा उसने, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। सोल्व तो कर लोगे अब आप, बताओ बच्चों समझ आया नहीं आया, या फिर से बताओ एक बार बताइए, फिर से रिपीट करो या समझ आ गया, आ गया मैम। नोट करिए जल्दी से। देखो एक किसी बच्चे को अगर ये कंफ्यूजन हो तो मैंने डायरेक्ट क्यूवीबी कैसे लिख दिया, क्यूवीबी साइन थीटा होता है, तो वो भी बता देती हूँ मैं एक बार। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक पॉइंट थोड़ा सोच लेते हैं, हाँ फिर भी बता देते चलो। एफ क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, आप लिखते हो क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, वेव किधर जा रही है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वाई एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है जेड एक्सिस में, हाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है जेड एक्सिस में, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है वाई एक्सिस में। मतलब कि जेड, ये जेड एक्सिस, ये मान लिया आपकी जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। वो कुछ और एंगल हो तो सोच लेना बच्चों, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे दिया था, लेकिन हो सकता है किसी एंगल, वो कह देता कि इलेक्ट्रॉन इतनी एंगल से मूव कर रहा है, तो फिर वो सोचना पड़ेगा वहां पे, इसलिए डायरेक्ट क्यूवीबी नहीं ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे बेसिक फॉर्मूला क्यूवीबी साइन थीटा होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था साफ साफ ये वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री। थीटा क्या बन जाएगा बच्चों 90 डिग्री। नोट करिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ए लेजर बीम, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दूं, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए लेजर बीम हैज इंटेंसिटी इज दिस। ये लेजर बीम है, इसकी इंटेंसिटी इतनी दे रखी है, ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, निकाल लोगे। इंटेंसिटी क्या होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इनटू सी। इंटेंसिटी दे रखी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट E0/2C। ERMS को क्या लिख सकते हो, E0/√2। एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, E0/√2। तो E0 का स्क्वायर, आपसे E0 पूछा तो E0 क्या बन जाएगा यहाँ से 2I डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट C।
तो यहाँ से ई नॉट आ जाएगा, ठीक है 2, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से ई नॉट बाई सी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी निकल जाएगी और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगी। बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा, नोट करिए। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिनट रुको बच्चों, आपका अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आप लिखो क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा बड़ी लैंग्वेज आ गई, तुम्हारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इन ए प्लेन electromagnetic wave electric field oscillate ये दिख रहा है ऊपर सबको, नहीं दिख रहा क्या, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड oscillate sinusoidally at a frequency 2 into 10 raised to the power 10 hertz and amplitude 48 volt per meter. What is the wavelength of the electromagnetic wave? पहला क्वेश्चन ए पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ए पार्ट को सोल्व करते हैं पहले। A plane electromagnetic wave electric field oscillate sinusoidally at a frequency this, ठीक है, amplitude is this, what is the wavelength of the electromagnetic wave? क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, wavelength of the electromagnetic wave कितना बता रहे बच्चा, 1.5 into 10⁻²। हाँ शाबाश, सही है बच्चों, ठीक है बेटा आपका, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है, ए पार्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है बच्चों, सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा सी बाई न्यू, पहला बेसिक क्वेश्चन था। सी कितना 3 into 10⁻8, फ्रीक्वेंसी ये दे रखी 2 into 10⁻10, 3/2 क्या होगा 1.5, 3/2 क्या लिख सकते हैं 1.5, ये पावर से पावर बैलेंस कर लो, 8 से ये कैंसिल, तो 2 पावर बची 10⁻2 मीटर। तो ये क्या आ गया बच्चों वेवलेंथ। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों आपका, ठीक है। एम्पलीट्यूड देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो रखी है आपको ई नोट, देखो वोल्ट पर मीटर दे तो रखा है, तो ई नोट कितना दे रखा है बच्चों आपको 48, ये लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ई नोट 48, तो बी नोट क्या हो जाएगा ई नोट बाई सी, अरे ई नोट बाई बी नोट क्या होता है बच्चों सी, तो बी नोट ई नोट बाई सी, तो 48 में 3 into 10⁻8, इसको सोल्व कर लो, ये 3 पे 1, तो आ जाएगा 16 into 10⁻8 टेस्ला, 16 into 10⁻8
टेस्ला। ये आ गया बच्चों आपका बी नोट। ये क्या आ गया बच्चों आपका बी नोट। नोट करिए जल्दी से। वेलोसिटी सिलेक्टर अलग थिंग है, यहाँ वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं है कुछ इसके। वेलोसिटी सिलेक्टर कहाँ है? वेलोसिटी सिलेक्टर तो मैग्नेटिज्म में पढ़ा था ना हमने, कि एक ऐसी सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रिएट करी जाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स एफ ई बराबर हो जाता है एफ बी के। तो वहां से तो ये रिलेशन निकालते हैं ई नोट बाई बी नोट का। हाँ, वेलोसिटी सिलेक्टर से रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। बाकी आपने मैंने जनरल वेव के इक्वेशन से भी निकालता है, एसएचएम में निकाला है बेटा ये रिलेशन, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से इतना। क्या कुछ और पूछना चाह रहे हो तो बताओ। क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन के सी पार्ट में पूछ रहा है shows that average energy density of electric and magnetic field are equal. Shows that average energy density of electric and magnetic field are equal. ये कल ही प्रूव करा था। सी पार्ट में पूछा shows that average energy density of electric and magnetic field are equal. कोई दिक्कत नहीं है, करो सॉल्व करो, तुम करो, सारे आ जाएगा। अरे बिल्कुल सिंपल ही है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बच्चों? टोटल एनर्जी क्या थी आपके पास? टोटल एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट VRMS का स्क्वायर, ठीक है। मैं वो पूरा बता रही हूँ। टोटल एनर्जी डेंसिटी तो ये कितनी होगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। इसको ERMS को तोड़ ले ई नॉट बाई रूट 2 में। ERMS को क्या लिख लिया? ई नॉट बाई रूट 2। तो स्क्वायर होगा तो एक 2 और आ जाएगा नीचे, तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह ये 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने यहां से प्रूव करा था आपको कि ये एनर्जी इस एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। कोई एक को उठा लो, यूई को उठा लो। ये यूई की वैल्यू है बच्चों, ये यूबी की वैल्यू है। अरे ये यूई को बराबर प्रूव कर दो यूबी के, ठीक है। तो देखो चलो कोई भी एक उठा लो। यूई कितना है? 1/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ई नॉट को क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ से ई नॉट बाई बी नॉट किसके बराबर है? सी के। तो ई नॉट को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से बी नॉट इंटू सी। ई नॉट की जगह क्या पुट कर दोगे? बी नॉट सी। ई नॉट की जगह क्या लिख दोगे? बी नॉट सी। 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट सी का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर एक रिलेशन और पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो क्या था बच्चों? A इज इक्वल टू एच न्यू। A इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू मतलब एच सी वाई लैम्डा ना, सॉरी गलत बोल गई बच्चों। ये तो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अगर तुमसे पूछा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है तो क्या बताओगे? एच न्यू, गामा फोटोन की जो होती है वही, ठीक है। ये रिलेशन था। सी स्क्वायर किसके बराबर था? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो सी स्क्वायर की जगह रिलेशन रख दो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर की जगह म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया, तो क्या आया? बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 म्यू नॉट। बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 म्यू नॉट। तो देखो यहां से क्या लेके चले थे? ये इसको किसके बराबर प्रूव कर दिया? इसके ना। तो ये तो आ गया ना, यूई बराबर है किसके? यूबी के। यूई बराबर है किसको बच्चों? यूबी के। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हाँ जल्दी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ऐसे मैं कल बता चुकी थी, फिर भी एक बार मैंने बता दी। यही पूछा था कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इक्वल होगी आपस में। तो यूई बराबर आ गया किसके? यूबी
बी के। ठीक है, जल्दी देखिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से है, थोड़ी सी टाइप चेंज है इसमें, थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड amplitude of an electromagnetic wave is E naught 120 Newton per coulomb and its frequency is, frequency दे दी 50 Hz, 50 megahertz. डिटरमाइन बहुत कुछ डिटरमाइन करना है इसमें। डिटरमाइन ए बी नोट बी ओमेगा सी के डी लैम्डा एफ फाइंड ए बी सी डी ई। ई पार्ट में क्या हमें करना, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, find the expression for the electric field and the magnetic field। ये आपको एक्सप्रेशन निकालना, बहुत इस क्वेश्चन में सब कुछ आ गया आपका। ठीक है, सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, सपोज द इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई नोट आपको दे रखा है कितना, 120 न्यूटन। एक मिनट बेटा, ये कैमरे में दिख रहा है ना, एक सेकंड में चेक कर लूं। हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ये दे दिया आपको, क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी 50 हर्ट्ज। सबसे पहले पूछा आपको बी नोट निकालना एक, तो बी नोट तो इजी है, तो एक पार्ट को सॉल्व करते पहले। बी नोट क्या हो जाएगा बच्चों, ई नोट बाई सी, 120/3 इंटू 10⁻⁸। सोल्व कर लोगे, 3 से 4 पे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई बच्चों। अब आपके पास बी नोट आ गया, ई नोट। अब उसे ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2π/t या 2π न्यू लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2π की वैल्यू 2π ही रख लू इसको मैं, 2π ही रख लू पाई को। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 50 मेगाहर्ट्ज। मेगा मतलब बच्चों 10⁻⁶ होता है ना, अरे मेगा का मतलब 10⁻⁶ होगा ना। हाँ, तो ये बना बच्चों 100 इंटू 10⁻⁶, 100 पाई, तो ये बना 10⁸ पाई। कितना बन जाएगा, 10⁸ पाई। ठीक है, अब देखो सी पार्ट में क्या पूछा, ए पार्ट सोल्व हो गया आपका, बी पार्ट सोल्व हो गया, सी पार्ट। के क्या होता है, 2π/λ, के क्या होता है, 2π/λ। ठीक है, अब लैम्डा कैसे निकालेंगे बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी दे रखे, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होता है, c/λ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, c/न्यू। तो लैम्डा सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 इंटू 10⁸ और न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों आपकी, न्यू फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज है बच्चों, ये मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये बना 50 मेगा मतलब 10⁻⁶, तो ये 3/5 और ये 10⁻⁶
10⁸ 30, तो 5 6 30, 6 मीटर आ जाएगा ये। कितना आ जाएगा? 6 मीटर। कैलकुलेशन देख लेना अभी, मेरे हिसाब से यही आएगा 3 × 10⁸, तो ये 7, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये 30, यही आएगा भाई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी? वेवलेंथ। देखो ए बी सी डी, ए बी सी के पूछा था, लैम्डा भी पूछा हुआ है ना उसने, तो लैम्डा तो सॉल्व हो गया। डी पार्ट, सी पार्ट में क्या पूछा है? के क्या हो जाएगा? 2π/λ, तो 2π लैम्डा डिवाइड किया कितना? 6, 3 से कैंसिल, तो π/3 आ जाएगा ये। कितना आ जाएगा? π/3। ठीक है, सी आ गया आपके पास, ये नोट करिए। अब एक्सप्रेशन लिखना आपको, किसके लिए? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इतना नोट करिए एक बार जल्दी से। अब देखो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा बच्चों साइन की फॉर्म में लिखना है या कोस की फॉर्म में। जनरली साइनसोइडल मानते तो साइनसोइडल की फॉर्म में लिख लो, या फिर आप कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा कि वेव साइन की फॉर्म में जा रही है, वेव फिर आपकी कोसाइन की फॉर्म में जा रही है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसकी वेव की फॉर्म में लिखे। तो आपके पास जनरल वेव की इक्वेशन लिख लो बच्चों। क्वेश्चन को हटा दो ऊपर से, देखो यहाँ से, क्योंकि मेरे को सारी वैल्यू चाहिए ना अभी। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ से? इक्वेशन E = E0 sin kx - ωt। वो फिर या फिर ऑप्शन में क्वेश्चन में दे तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि किस फॉर्म में वो लिख रहा है आपको। ठीक है, kx - ωt, तो E0 कितना था बच्चों? 120 साइन k कितना आया बच्चों? π/3 x माइनस ओमेगा कितना आया था? 10⁸ इंटू टी। पाई कॉमन लेना तो कॉमन ले लो, 120 साइन पाई कॉमन ले लो, x/3 माइनस 10⁸8t। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? वेव की इक्वेशन। ये क्या आ जाएगी? वेव की इक्वेशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, इसको सी से क्या कर दोगे? ये B0 लिखना है बस। B = B0, B0 कितना आया हुआ है? ये रहा 4 × 10⁻⁻7 साइन, बाकी सब एज इट इज, x/3 माइनस 10⁸8t, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बताइए कोई डाउट इस बात में? पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया था जिसमें वेव की इक्वेशन दे रखी थी, उससे ये सब निकालना था, तो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। अब मैंने क्या करा? ये सारी वैल्यू निकाल के फिर वेव की इक्वेशन बनाओ, उल्टा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन सोल्व कर दिया। कल जो पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या दिया था? एक क्वेश्चन की सब कुछ दे रखा था आपको। ठीक है, तो आपको वेव की इक्वेशन दे रखी थी, लैम्डा, ये सब कुछ पूछा हुआ था। अब की बार ये सब निकालना है और फिर वेव की इक्वेशन लिखनी है। रिपीट कर दूं, देखो बच्चों क्या पूछा है इसने? ये E0 दे रखा है बेटा आपको। एक तो देखो फिर से बताती हूँ, E0 दे रखा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दो ही चीजें दे रखी है। उसने पूछा था B0, तो B0 क्या होगा बच्चों? E0/c। तो E0 बच्चों ये रहा, और c स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से। ठीक है, अब बच्चों ओमेगा, दूसरे पार्ट में पूछा था ओमेगा। ठीक है, देखो तो फिर बेटा क्या पूछा था उसने? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बच्चों? 2π/t। तो 2 रेसिप्रोकल टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 2πν। फ्रीक्वेंसी बच्चों उसने 50 हर्ट्ज दी है आपको, 50 मेगाहर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, तो मेगा मतलब 10⁻6, तो ये बन गया बच्चों 50 को 2 से मल्टीप्लाई करा 100 × 10⁻6, तो ये 100 10⁸ π। ठीक है, k क्या होता है बच्चों? 2π/λ, 2π/λ। ठीक है, अब लैम्डा निकालेंगे। पहले लैम्डा भी पूछा था, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है बच्चों? c/λ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? c/ν। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स ध्यान रखने हैं। तो ये यहाँ से लैम्डा आ गया 6 मीटर, लैम्डा कितना आ गया बच्चों? 6 मीटर। अब k क्या होता है? 2π/λ, तो 2π लैम्डा की वैल्यू 6, तो π/3। k क्या? प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब उसने कहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, तो मैंने कहा था जर्नल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है। ठीक है, जर्नल वेव इक्वेशन।
साइन की फॉर्म में भी हो सकती है बच्चों, कोस की फॉर्म में भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि साइन की फॉर्म में लिखना है या कोसाइन की। जनरली साइन सोडल मानते तो इसलिए साइन की फॉर्म में लिख दिया, बाकी आप कोसाइन भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, उसने कोई स्पेसिफाई नहीं करा यहाँ पे हमें, ठीक है बच्चों, कि उसने साइन सोडल वर्ड डिफाइन नहीं करा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से देखो ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ई नॉट कितना बच्चों 120 था, ई नॉट कितना आपका 120, साइन के की वैल्यू देखो बच्चों ये के की वैल्यू π/3 जैसी थी मैंने वैसे ही लिख दी इस के की जगह इंटू एक्स माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों ये रही, ओमेगा की वैल्यू ये रही 10⁸ t 10⁸ πt 10⁸ πt। और कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज आपके पास ये आंसर आ गया आपके पास। बताओ बेटा आया समझ में या नहीं आया सचिन? अब बी नोट में तो कुछ है ही नहीं, बी के लिए वही लिखोगे बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हो, वो बस ध्यान रखना कि वो किस सिचुएशन में कह रहा है। अगर प्लस कब लिख सकते हो, जब वो नेगेटिव डायरेक्शन डिफाइन करे, बीच में प्लस है इसका मतलब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है, बीच में माइनस है इसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा, तो पहले पॉजिटिव सोचो नेगेटिव कम सोचो, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हाँ अगला क्वेश्चन भी बताऊंगी अभी, इसको तो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हो, ऐसा ही अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा ही। वैसे तो मैंने कल करवाया था ये क्वेश्चन आपको, फिर भी आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ आ रहे तो मैं फिर बता देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन आ गए ना तो आपका एसएचएम के भी काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व होने से एसएचएम सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉल्व हो जाएगी, ये क्वेश्चन सॉल्व होने से ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ वेव के भी क्वेश्चन काफी सॉल्व हो जाते हैं 7th यूनिट के, इसलिए ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी जाता है बोर्ड में। यहाँ से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिए एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड part of an electromagnetic wave, is equals to 3.1 Newton per Coulomb cos 1.8 रेडियन, जैसे इसने लिखा मैं वैसे लिखूंगी, रेडियन पर मीटर y प्लस 5.4 10⁸ 8 रेडियन पर सेकंड t into I cap. What is the direction of propagation? What is the direction of propagation? क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा, ए पार्ट में, मैं अलग अलग लिखती जाऊंगा, ए बी सी डी 4-5 पार्ट है, ठीक है। तो ए पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताइए। ये देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए सारी यूनिट्स लिख दी ताकि बच्चा देख के ही घबरा जाए, मैंने तो ये कुछ देखा ही नहीं था, लेकिन ये कुछ नहीं, वो जनरल वेव इक्वेशन ये बच्चों ये, तो ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देती हूँ आप सोल्व करके, E 3.1 cos 1.8 y प्लस 5.4 into 10⁸ 8 into t, ये जनरल इक्वेशन है बच्चों। अरे वो यही तो होती थी जनरल, देखो cos की फॉर्म में जनरल लिखोगे क्या बनेगी, ये 3.1 था, E नॉट cos kx का मतलब वेव
ट्रैवल कर रही थी। के एक्स का मतलब वेव किधर जा रही है, एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, वेव का प्रोपोगेशन किधर है बच्चों, एक्स एक्सिस में। उसका मतलब यहाँ एक्स लिखती थी ना मैं, के एक्स, उसका मतलब वेव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, वाई। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, वाई प्लस 5.4 इंटू सॉरी के वाई लिखूंगी मैं यहाँ, के वाई प्लस ओमेगा टी। अब मेरे पास ये जनरल वेव की इक्वेशन बन गई। ये वही इक्वेशन है जो ऊपर और नीचे लिखी हुई है, और कुछ चेंज नहीं है। बस ये समझ आ गया क्वेश्चन पार है, और कुछ भी नहीं है। बताओ सबसे पहले प्रोपोगेशन बताओ किधर होगा इसका। प्रोपोगेशन होता है वेव किधर होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अरे सीधा दिख रहा है, वाई लिख रखा है। अरे वाई कंपोनेंट क्या बता रहा है कि वेव का प्रोपोगेशन किधर हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस किधर होगा, अलोंग जे कैप। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, जे कैप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बोलो। पॉजिटिव। कौन बोल रहा है, ये एमएस के नाम से आईडी किसकी है। अरे कितनी बार बताया मैंने भैया आपको। अरे पॉजिटिव या नेगेटिव और बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। जे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। क्यों, देखो सुनो। अरे इतनी बार तो बताया आप लोगों को कि वेव की जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई नोट, हाँ, कोस के वाई या के एक्स, तो जनरल लिखती हूँ मैं, एक्स लिख देती हूँ, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अगर यहाँ बीच के एक्स प्लस माइनस, अगर बीच में माइनस है तो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। प्रोपोगेशन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो प्लस का आई कैप आएगा। यहाँ वाई था तो प्लस का वाई आ जाता। अगर यहाँ बीच में प्लस आ जाता तो वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। बीच में प्लस है तो बच्चों नेगेटिव एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस। यहाँ वाई था, प्रोपोगेशन कौन बता रहा है बच्चों, वाई बता रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई मतलब माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। बताओ इस बात में कोई डाउट है, तो एसएचएम में ही बताई हुई है बहुत अच्छे से सारी बातें। तो बच्चों बताइए भाई, अरे समझ आई है बात, है फिर से बताऊं ये बात, प्रोपोगेशन वाली बात बोलो, फिर से बताऊं। देखो मैंने ये बताया था बच्चों, जब एसएचएम पढ़ा था आप लोगों ने वेव की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये याद रखना अच्छे से। अगर ये वेव की इक्वेशन है वाई नॉट साइन हो या कोस हो, बेटा एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो, इसलिए रिपीट करूं, साइन हो या फिर कोस हो। ठीक है, कोस भी हो सकता है, साइन भी। मान ले कोस लेते हो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, साइन लो या कोस लो, के एक्स प्लस ओमेगा टी, और एक बार लिखा मैंने कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। के एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, एक्स की जगह जेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर बीच में प्लस है बच्चों, बीच में प्लस है तो वेव किधर जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। किधर जा रही है, बीच में अगर यहाँ प्लस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अगर ये बीच में माइनस है तो प्रोपेगेशन किधर हो रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये तो वेव की इक्वेशन में ही बेसिक में बता दी जाती है बातें आपको। ये इक्वेशन इंडिकेट कर रही थी वेव का प्रोपोगेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। ये डेरिवेशन होता है बच्चों, पूरा डेरिवेशन सॉल्व करते हैं एसएचएम में इसका, फिर ये कंसेप्ट निकल के आता है कि ये वेव इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी सब कंपैरिजन करके तब ये डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया जाता है आपको कि प्लस है तो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में और माइनस है तो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। बोलिए भैया, अब ये एमएस के नाम से आईडी किसकी है, ये एमएस नाम लिखने भेजना बेटा एक बार। पूजा है क्या,
जवाब दो भाई। अरे एमएस आप कह रहे थे रिपीट कर दो, तो एक बार बताओ आ गया नहीं आ गया बेटा? मनीष, हाँ आ गया। मनीष आ गया बेटा? ओके ओके, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, तो प्रोपगेशन समझ आ गया। अब देखो सेकंड बी पार्ट जल्दी से, इसमें 4-5 पार्ट है, पूरा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसकी इक्वेशन बी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे? बी पार्ट में पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ बताइए। सी पार्ट में पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है। डी पार्ट में पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डी पार्ट में पूछ रहा है बी नोट। और ई पार्ट में पूछ रहा है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे आएगा देखो, इसी इक्वेशन को लिख लो। 3.1 cos 1.8 y प्लस 5.4 10⁸ t। जनरल इक्वेशन लिख लो। 3.1 सॉरी ई नोट cos ky प्लस ओमेगा टी। निकल जाएगा आई थिंक मेरे ख्याल में सब कुछ। देखो ई नोट पता है, ई नोट कितना हो गया 3.1। बी नोट क्या हो जाएगा ई नोट बाई सी, मतलब 3.1 3 इंटू 10⁸ अप्रोक्सीमेट मान लो मैं 3.1 को अप्रोक्सीमेट में 3 लिख दूं तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ 3 से 3 मर गया तो 10⁻⁸ आ गया टेस्ला। मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दिया रिजल्ट सोल्व करने के लिए जल्दी, ठीक है। अब देखो ये बी नोट आ गया, बी नोट सोल्व हो गया। अब आपके पास क्या पूछा है एक्सप्रेशन फॉर बी नोट, वो भी लिख दूं तो एक्सप्रेशन तो सीधा हो जाएगा b इज इक्वल टू बी नोट, बाकी सब एज इट इज cos ky प्लस ओमेगा टी। तो b इज इक्वल टू बी नोट, बी नोट कितना है बच्चों 10⁻⁸ cos के ये वैल्यू 1.8 y प्लस 5.4 10⁸ टेस्ला। वैसे बी नोट ही तो चेंज होगा, बाकी तो सब एज इट इज रहना। तो ये भी आ गया एक्सप्रेशन भी, ये भी। अब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी तो निकल जाएंगे, उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो एक बार नोट करो जल्दी से, फिर आगे बताती हूँ। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी देखो उसको कैसे सॉल्व करोगे यहाँ से। देखो के कितना बच्चों 1.8, के को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई लैम्डा बराबर 1.8। तो लैम्डा को इधर ले जाओ 2 पाई अपॉन में 1.8 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा आ गया 2 पाई अपॉन में 18 इंटू 10। ये पॉइंट हटा दिया मैंने, ये 2 से 9 पे कैंसिल हो गया तो ये आ गया 10 पाई बाई 9। फ्रीक्वेंसी कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा को इससे कंपेयर करो तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो न्यू फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये रहा आपका 5.4 10⁸ डिवाइड बाई 2 पाई। कटता है तो काट दो, ये शायद कट जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14। तो ये आ गया आपके पास न्यू इज इक्वल टू 2.7 10⁸ पाई। बताइए क्वेश्चन सोल्व हो गया, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए इसके अंदर। बोलो कोई डाउट है तो बताइए एक बार बच्चों। सीरीज क्या है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे विजिबल रेडिएशंस को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे डिवाइड करा गया है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पर आपका डिवाइड करा गया, ठीक है। एक्सेलरेटेड रेडिएशंस को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन के बेसिस पर डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया, इसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके अंदर आता है बच्चों रेडियो वेव। रेडियो वेव सबसे पहले एक होता है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव। एक होता है बच्चों आपके पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। एक होता है विजिबल रेस या वेव कह दो। एक होता है अल्ट्रा वायलेट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपके अलग अलग। अब इसको देखो ध्यान से, इसको याद करने की ट्रिक सुन लो, बस उसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन सोल्व है, कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। मैंने लिखा आर रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे गन। बस रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे गन। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता है बहुत पैसे वाला, किसी गरीब के ऊपर एक्सरे रेज की गन चला देता है। ठीक है, कोई गरीब है बेचारा, वो डरता है उससे, वो उसके साथ झगड़ा हो गया, उसने उसके ऊपर गन चला दी, गोली मार दी। बस रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे गन। तो देखो आर का मतलब रेडियो वेव, एम का मतलब माइक्रोवेव, इन का मतलब इंफ्रारेड वेव्स, वी का मतलब विजिबल रेज, ठीक है, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स का मतलब एक्स रेज, ठीक है, और जी का मतलब गामा रेज, जी का मतलब गामा रेज। ठीक है, अब यहां से ये ट्रिक याद होनी चाहिए, बस ये ट्रिक याद है। अब सुनो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनते हैं, सिर्फ कोई भी इनमें से उठा कर रेडिएशन दे देगा, ये पूछेगा इनका वेवलेंथ ऑर्डर अरेंज करो, इनके फ्रीक्वेंसी ऑर्डर अरेंज करो, कौन सी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सी की वेवलेंथ ज्यादा है। तो बिल्कुल सीधा ट्रिक देखो यहां से। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखो वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, वेवलेंथ का ऑर्डर। अगर आप यहाँ गामा से रेडियो की तरफ चलते हो तो लैम्डा इंक्रीज होता है, लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज। और अगर रेडियो वेव से गामा की तरफ आते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। अब मैं जैसे आपको चार वेव दे दूं, मैं कह दूं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, मैंने कह दिया एक रहे रेडियो वेव आपके पास, एक है आपकी अल्ट्रावायलेट वेव, एक है गामा रेज। इनका ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अरेंज करो। ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे पहले किसका होगा, गामा का। जैसे ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, क्या लिखोगे, लैम्डा 3 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1। बस ये तो लिखना, ये ऑर्डर ही तो अरेंज करना है आपको, बताओ। ठीक है, आपको मेरे सिर्फ ये ऑर्डर अरेंज करना है बच्चों। ठीक है, एक आपके पास इसमें फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी आता है भाई। कई बार क्या देता है, ये पूछ लेता है कि जैसे उसने ये दे दिया, मोस्ट प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, 80% केस में क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मान लो थोड़ा चेंज करके भी दे तो आपके पास वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ लेता है। जैसे मैं कहूँ रेडियो वेव के लिए, इसके लिए होता है 0.1 मीटर से ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। ठीक है, इसके लिए होता है आपके पास 0.1 मीटर टू 1 mm, इसके लिए होता है 1 mm टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, विजिबल के लिए होता है आपके पास 700, ये 700 लिख लो, ये 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, अल्ट्रावायलेट के लिए कितना होता है, यहां से 400 नैनोमीटर टू 1 मीटर। ठीक है, 1 mm 1 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू होता है बच्चों ये आपका, इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी ना, 10⁻⁻14 में आएगा शायद, ये माइनस का 14 मीटर। ठीक है, ये नैनो से पावर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या होगी इस सिचुएशन में, यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। जितनी ये पावर बढ़ेगी उतनी वेवलेंथ क्या होती चली जाएगी आपकी, ये डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक तो ये ऑर्डर पूछ लेगा आपके पास, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला विजिबल वाला अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ सकता है आप लोगों से। इसकी जैसे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁴ किलो हर्ट्ज, तो 10⁻⁵ हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज। इसके लिए होता है 10⁹ टू 10⁻12 हर्ट्ज, इसके लिए होता है 10⁻12 टू 10⁻14, इसके लिए होता है 4 इंटू 10⁻14 टू 5 इंटू 10⁻14, इसके लिए होता है आपके पास 10⁻14 टू 10⁻16, इसके लिए होता है आपके पास 10⁻16 10⁻18 टू 10⁻20, इसके लिए होता है 10⁻18 टू 22,
नहीं आता आपके पास, यहाँ से इससे बाहर नहीं आता। ये ऑर्डर तो बच्चों याद ही रखना पड़ेगा, मैंने भी याद ही करा और कुछ नहीं। पर बाकी मैंने जो आपको वीडियो लेक्चर बनाया अलग से 56 मिनट का, उसमें मैंने सब कुछ सीरीज बना के दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। सारी सीरीज, सारी स्टेप वाइज सब कुछ समझाया अलग अलग। सबसे पहले एक एक पार्ट को अलग अलग समझाया है। रेडियो वेव क्या होती है, माइक्रोवेव क्या होती है, क्या क्या यूजेज है, क्या क्या सोर्सेज है। फिर मैंने इसकी एक टेबल समझाई है, ठीक है। गामा रे सही है, हाँ 18 to 22 ही होती है बच्चों। या अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 18 से 20 एक्सरे, लेकिन गामा की रेंज भी 18 से 22 कंसीडर होती है, ठीक है। वो होता है, वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि गामा रे को दो क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया है, सॉफ्ट गामा रे और हार्ड गामा रे, ठीक है। तो उसके बेसिस वो फ्रीक्वेंसी का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। इसलिए इन जनरल जब लिखते हैं बच्चों तो ये लिख देते हैं। इसलिए हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, सॉफ्ट और गामा में मैं नहीं जा रही उसमें, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ से एक्सप्लेनेशन दिया इसको आपको, ठीक है। यूजेस में 2-4 यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजेस कैसे करोगे बच्चों, देखो रेडियो वेव, रेडियो वेव के बारे में मार्कोनी ने बताया था। रेडियो वेव के बारे में किसने बताया था, मार्कोनी ने। माइक्रोवेव के भी बारे में मार्कोनी ने बताया था, ठीक है। इंफ्रारेड के बारे में विलियम हर्सल ने बताया था। इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में किसने बताया था, विलियम हर्सल ने, ठीक है। विजिबल के बारे में बताया था शायद रिटर ने। अल्ट्रावायलेट के बारे में रिटर ने बताया था। अल्ट्रावायलेट के बारे में किसने बताया था, रिटर ने। इसके बारे में विलियम हर्सल ने बताया था, ठीक है। एक्सरेज के बारे में रोंटजन ने बताया था। इसके बारे में किसने बताया था, गामा रेज के बारे में बताया था आपके पास हेनरी बैकुरल ने। ये साइंटिस्ट के नाम है, किसने बताया था, ये याद करो, आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी, ठीक है। इसकी यूजेस देख लो एक एक। सबसे पहले अगर मैं इनके यूजेस की बात करूं तो रेडियो वेव का यूज कहाँ यूज करते हैं कि आपके पास देखो ये डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं हम लोग। रेडियो वेव का यूज कहाँ करा जाता है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। माइक्रोवेव का यूज माइक्रो ओवन्स में यूज करा जाता है। एक लॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव बच्चों हीटिंग इफेक्ट शो करती है। क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट टू द एब्जॉर्ब ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। इसलिए इनको थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, थर्मल रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो भी होती है ये थर्मल रेडिएशन के इफेक्ट को भी क्या करती है, शो करती है। जहां भी हीट का इफेक्ट आ जाए, जहां टेम्परेचर का कहीं वर्ड आ रहा हो यूज में, तो वहां इंफ्रारेड लगा देना आंख मीच की, ठीक है। इंफ्रारेड का यूज हैज फोटोग्राफी में करा जाता है। आपके टीवी वीसीआर होते हैं ना, उनका रिमोट होता है बाहर, एक अंदर उसके साइड में ऊपर एक रेड सा लगा, जब जलता है तो रेड सा जलता है छोटा सा, उसमें कौन सी रेडिएशन का इफेक्ट होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। टीवी वीसीआर रिमोट में इंफ्रारेड रेडिएशन का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। हैज फोटोग्राफी, हैज फोटोग्राफी मतलब तो धुंध का मौसम होता है। अब सर्दी आएगी, धुंध आएगी, धुंधला होता है, तो उस टाइम में हम नॉर्मल कैमरे की बजाय आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन के स्पेशल कैमरे होते हैं, वहां पे हम इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में भी हम लोग इसका यूज करा जाता है। विजिबल रेडिएशन अराउंड अस, दुनिया को देखने के लिए विजिबल रेडिएशन का यूज हो जाता है आपके पास, दुनिया की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए किसका यूज करा जाता है, विजिबल रेडिएशन का, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज क्या होता है बच्चों, जनरली फूड प्रिजर्वेशन में। जैसे आपके सैनिकों का एक मंथ का खाना भेजना है तो फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स में, फिंगरप्रिंट है ना, किसी ने किसी की गन मारी उसके फिंगरप्रिंट ले लो, ठीक है। तो वो आपके पास फिंगरप्रिंट में या कोई वर्ड आपको बहुत पहले से धुंधला सा लिखा हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए तो आपके डॉक्यूमेंट है या कोई राइटिंग बिल्कुल धुंधली सी है, उस सिचुएशन में आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बाद आता है बच्चों गामा रे, एक्सरेज। एक्सरे रेज का तो पता ही है, मेडिकल में, डायग्नोसिस में, इंजीनियरिंग में, आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, हर जगह एक्सरे रेज का क्या होता है, यूज होता है। जहां पे भी रेडियो एक्टिविटी का नाम आ जाए, न्यूक्लियर का नाम आ जाए, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो वहां पे बच्चों किसका होता है, गामा रेज का। वहां पे कंसेप्ट किसका यूज होता है बच्चों, गामा रेज का, ठीक है। ये बस मैंने थोड़ा बेसिक बताया, बाकी पूरे 56 मिनट के वीडियो लेक्चर में एक एक पॉइंट अलग से आराम से समझा रखा, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक सा बता दिया ओवरव्यू कि कंसेप्ट समझ आ जाए। बताइए आपको कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा।